क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है आइडियोटाइप कंसेप्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श प्रारूप अवधारणा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात कर लेते हैं। तो आइडियोटाइप या आदर्श प्रारूप होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है ना, दिया गया वातावरण, या हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस या वातावरणीय दशाएं बता दी गई हैं कि उसके अंदर टेम्परेचर इतना रहेगा, रेनफॉल यानी वर्षा जो है वो इतने सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है वो इतनी रहेगी, है ना। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इतने रहेंगे। तो हमें वातावरणीय दशाएं या एनवायरमेंटल कंडीशंस बता दी गई हैं। उन वातावरणीय दशाओं में, ठीक है, ऐसा प्लांट आइडियोटाइप या ऐसा पादप प्रारूप जिसकी परफॉर्मेंस का मतलब होता है उपज से, ठीक है, उसकी जो उपज है या यील्ड है उसको हम लोग परफॉर्मेंस मान लेते हैं। तो उसकी उपज का पूर्वानुमान, है ना, यानी प्रिडिक्शन, हम लोग पहले से ही ये बता सकें कि इसकी उपज जो है वो इस वातावरण के अंदर या इस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर कितनी आएगी, वो क्या कहलाएगा भी? पादप, इसको बोलेंगे आदर्श प्रारूप या आइडियोटाइप, ठीक है। तो आइडियोटाइप की परफॉर्मेंस दिए गए एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसकी उपज का, या पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियोटाइप। एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, डोनाल्ड। इसने 1968 में सबसे पहले आइडियोटाइप की जो कंसेप्ट है या आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं कि जो आइडियोटाइप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आइसोलेशन आइडियोटाइप, या इसको बोल देते हैं विल्गन आदर्श प्रारूप, ठीक है। जब हम पौधों को अलग अलग दूरी पर उगाते हैं, ठीक है, पौधों के बीच में एक निश्चित दूरी या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखी जाती है, ठीक है, और तब हम ये बता सकें कि उस पौधे की जो उपज है या यील्ड है इन प्लांट्स की वो कितनी आएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेशन आइडियोटाइप या विल्गन आदर्श प्रारूप। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव आइडियोटाइप या प्रतियोगी आदर्श प्रारूप। तो इसमें क्या है भाई? विभिन्न जीन प्रारूप जो होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के जो जीनोटाइप्स हैं, है ना, पौधों का जीन प्रारूप अलग अलग होगा, जीनोटाइप अलग अलग होगा, उनके बीजों को हम लोग मिश्रित कर देंगे, मिक्सअप कर लेंगे, और उस मिश्रण को या उस मिक्सचर को हम लोग एक ही प्लॉट के अंदर उगाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या? इन पौधों के अंदर कंपटीशन होगा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगी। किसके लिए? स्पेस के लिए, जगह के लिए, ठीक है, वाटर के लिए, जल अवशोषण के लिए, है ना। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं किसके अंदर? मृदा के अंदर, उनके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आइडियोटाइप्स हैं या आदर्श प्रारूप हैं उनको क्या बोल देते हैं? कॉम्पिटिटिव आइडियोटाइप। प्लांट्स को हमने, इनके बीजों को अलग अलग जो जीनोटाइप के जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स को हमने मिक्सअप कर लिया है, मिश्रित कर लिया है, उनको हम लोग एक ही फील्ड में उगा रहे हैं। पौधों के बीच में क्या होगा? अभी कंपटीशन होगा क्योंकि इनका जीन प्रारूप अलग अलग है, ठीक है। तो इस टाइप के जो आइडियोटाइप हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉम्पिटिटिव आइडियोटाइप या प्रतियोगी आदर्श प्रारूप, ठीक है। तीसरा होता है क्रॉप आइडियोटाइप। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। फसल आदर्श प्रारूप भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं अभी? सेम जीनोटाइप के, यानी एक ही जीन प्रारूप के जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डेंसिटी पर या एक उपयुक्त सघनता पर उगाया जाता है। जैसे हम लोग फसल उगाते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, है ना, या सरसों की फसल उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? पौधों का जीन प्रारूप लगभग एक समान ही होता है, ठीक है, सारे के सारे पौधे एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो आइडियोटाइप होगा उसको क्या बोलेंगे? फसल आदर्श प्रारूप या क्रॉप आइडियोटाइप, ठीक है। तो हम लोग फार्मिंग के अंदर या खेत के अंदर जो क्रॉप उगाते हैं या फसल उगाते हैं वो क्रॉप आइडियोटाइप हो। अब एक टर्म आती है इकोनॉमिक यील्ड या आर्थिक उपज। क्या होती है? कोई भी फसल है या क्रॉप है, उसके जिस पार्ट का हम लोग यूज करते हैं या उसके जिस भाग का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या उसकी जो उपज है उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक उपज बोलते हैं,
ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं के अंदर जो उसका आर्थिक भाग है या इकोनॉमिक पार्ट है वो क्या होगा, सीड होंगे, उसके बीज होंगे। पोटैटो है ना, आलू, उसके अंदर उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है या आर्थिक भाग है वो क्या होगा, ट्यूबर। उसी तरह से जैसे लौंग है, तो लौंग के अंदर उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है वो कौन सा होगा, उसकी फ्लोरल बड, है ना, लौंग खाया होगा आपने, तो वो फ्लोरल बड होती है या पुष्पीय कलिका होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग फसलों के अंदर ये परिवर्तित हो सकता है जो इकोनॉमिक पार्ट है या आर्थिक भाग है। तो उसकी जो उपज होती है प्रति हेक्टेयर, है ना, ये केजी के हिसाब से भी हो सकती है या प्रति क्विंटल के या क्विंटल में भी हो सकती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उपज आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक उपज या इकोनॉमिक यील्ड बोल देते हैं उसको। तो अब ये जो इकोनॉमिक यील्ड है या आर्थिक उपज है, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला है प्रति पौधा उपज, कि हमें एक प्लांट से या एक पौधे से जो इकोनॉमिक पार्ट है या आर्थिक भाग है वो कितना मिल रहा है ना, ग्राम्स में मिलेगा या फिर किलोग्राम में मिल सकता है। तो कितने ग्राम हमें इकोनॉमिक पार्ट मिल रहा है, जितना ज़्यादा मात्रा में मिलेगा उतने ही प्रति हेक्टेयर जो उपज होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का उपज पर प्रभाव। आपको पता होगा एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, किसके लिए, स्पेस के लिए, है ना, जगह घेरने के लिए, इसके अलावा वाटर, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के अंदर उसके लिए। ठीक है। तो इस कंपटीशन का या इस प्रतिस्पर्धा का उपज के ऊपर या यील्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस ये भी आर्थिक उपज या इकोनॉमिक यील्ड को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक यील्ड टर्म इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब आता है डेवलपमेंट ऑफ आइडियोटाइप्स। जो आदर्श प्रारूप होते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग विकसित कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग आदर्श प्रारूप को विकसित करेंगे या आइडियोटाइप को डेवलप करेंगे, तब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला, आदर्श प्रारूप के लिए वातावरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, है ना। हम लोग जो आइडियोटाइप बनाने वाले हैं वो किस प्रकार के वातावरण के लिए बनाने वाले हैं, उसमें टेम्परेचर जो है वेरिएशन कितना होगा, तापमान कितना परिवर्तित होगा, रेनफॉल जो है ना, वो कितना होगा, इरिगेशन हम लोग कितने टाइम पर उसको दे रहे होंगे, है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग सॉइल के अंदर देंगे वो कितनी मात्रा में देंगे, है ना, कितने टाइम, कौन कौन से टाइम पर देंगे। तो ये जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय दिशाएं हैं, ये हमें स्पष्ट करनी होंगी कि हम इस वातावरण के लिए आइडियोटाइप बनाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा है उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करना। हम लोग जो आइडियोटाइप बना रहे हैं या आदर्श प्रारूप पौधा बना रहे हैं, उस पौधे से हमें जो उत्पाद मिलने वाला है या जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हमें पहले से ही निर्धारित करना पड़ेगा, तभी हम आइडियोटाइप को डेवलप कर सकते हैं। तीसरा है कृषि की प्रचलित पद्धति। ठीक है, जो भी हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, ठीक है, वो कौन सी करनी है ये भी हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आदर्श प्रारूप के वांछनीय गुणों का निर्धारण, जो आइडियोटाइप होगा उसके अंदर कौन कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए, इनका जो निर्धारण है या डिटर्मिनेशन है वो हमें पहले से ही करना होगा। चलिए अब एक टिपिकल जो आइडियोटाइप होता है या आदर्श प्रारूप जो होता है ना, आदर्श प्रारूप बोल देते हैं या टिपिकल आइडियोटाइप बोल देते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, एक कमजोर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे इसके पास वाला, इस आइडियोटाइप जो प्लांट है, इसके पास वाला पौधा जो है उसके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कम से कम होना चाहिए, है ना। कंपटीशन कम से कम होगा तो इसका मतलब दूसरे प्लांट की जो उपज है या दूसरे पौधे की जो यील्ड है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो सभी के सभी जो प्लांट्स होंगे या पौधे होंगे उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है या उपज है वो बढ़ जाएगी। दूसरा है जैव भार के लिए कम से कम संसाधनों का उपयोग। ठीक है, अब कोई भी जो प्लांट है उसका जो भार है ना, या वेट है, वो क्या कहलाता है, उसका बायोमास या जैव भार कहलाता है।
तो जैव भार को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करता है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करता है, जैसे वाटर को यूज़ करता है, जल को, या मृदा से अलग अलग फर्टिलाइजर्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उनको यूज़ करता है, CO2 जो है एनवायरनमेंट से उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो ये कम से कम यूज़ करना चाहिए, जो आइडियोटाइप है उसको कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए अपने जैव भार को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक गुण इसके अंदर होना चाहिए। तीसरा है प्रकाश संश्लेषणों के सक्षम संग्राहक का प्रकार्य करना, ठीक है। जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है या प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनेगा अभी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फाइनली क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, क्योंकि स्टार्च के रूप में ही फूड जो है या भोजन जो है वो संग्रहित होता है, ठीक है। तो अब उस स्टार्च को संग्रहित करने के लिए उस आइडियोटाइप के अंदर या उस प्लांट के अंदर विशिष्ट टिश्यूज या उत्तक होने चाहिए, है ना। चाहे वो फ्रूट के अंदर उसको स्टोर कर सकता है, या अपनी रूट के अंदर उसको स्टोर कर सकता है, या स्टेम के अंदर, जैसे पोटैटो के अंदर होता है ना, उसको स्टोर कर सकता है। तो उसके अंदर इसकी क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए ये कैपेबल होना चाहिए या सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है भी इसका सस्य सूचकांक उच्च होता है ना, इसको क्रॉप इंडेक्स भी बोल देते हैं। तो क्रॉप इंडेक्स या सस्य सूचकांक क्या होता है भी, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस एरिया में जो औसत उपज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की, एक विशिष्ट क्षेत्र की औसत उपज, उसको हमें डिवाइड करना है, भाग देना है किससे, उस रीजन की या उस क्षेत्र की जो औसत उपज है उसी फसल की, ठीक है, इनटू क्या करना है हमें 100 करना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्य सूचकांक या क्रॉप इंडेक्स बोलते हैं। तो क्रॉप इंडेक्स की जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा होगी, जो यील्ड आएगी आइडियोटाइप्स की, वो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर विशेषताएं हैं, कुछ और भी होंगी। इसके बाद आता है खरपतवार मुक्त दशा में उगाने के लिए उपयुक्त, ठीक है। तो हम लोग जो भी आइडियोटाइप बना रहे हैं उसको जब हम फील्ड के अंदर ग्रो करवाते हैं, तो फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी खरपतवार हैं या वीड्स होती हैं जिनके साथ इनको कंपटीशन करना पड़ता है या प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसका उपज के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इन खरपतवारों का या इन वीड्स का आइडियोटाइप के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी इसके अंदर एक गुण होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अभी आदर्श प्रारूपों के लिए योजनाबद्ध वर्ण जरूरी होता है, ठीक है। जो आइडियोटाइप्स होते हैं उनको अगर अपने डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक योजनाबद्ध तरीके से, है ना, एक प्रोग्राम को फॉलो करते हुए सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है या वर्ण की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना जरूरी होता है, तभी हम लोग आइडियोटाइप को डेवलप कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ फसलों के अंदर, कुछ क्रॉप्स के अंदर बहु प्रभावित लक्षण होते हैं, है ना, इनको प्लियोट्रोपिक ट्रेट्स बोल देते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्लियोट्रोपिज्म या बहु प्रभाविता होती क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जो एक जीन है वो एक ही आनुवंशिक लक्षण को नियंत्रित करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक जीन एक से ज़्यादा लक्षणों को नियंत्रित करे, है ना, एक से ज़्यादा मतलब कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। तो 2 या 3 लक्षणों को अगर एक जीन नियंत्रित करने लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं या बहुप्रभाविता बोलते हैं। तो फसलों के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लियोट्रोपिक ट्रेट्स या बहुप्रभाविता लक्षण होते हैं। तो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला प्लांट यहाँ पे दे रखा है अल्फा अल्फा, उसमें एक जीन के द्वारा एक लक्षण को नियंत्रित किया जा रहा है ना, थिक लीव्स, जो पत्तियां हैं या लीव्स हैं उनकी मोटाई को नियंत्रित किया जा रहा है। तो मोटाई या तो बहुत ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन इसके साथ साथ यही जीन उच्च प्रकाश संश्लेषण दर को भी प्रभावित करता है। यानी अगर लीव्स जो हैं, पत्तियां हैं, वो थिक होंगी, मोटी होंगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, उच्च होगी। दूसरा है धान्य फसलें या सीरियल क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल लीव्स, छोटी पत्तियां अगर हैं तो पत्तियां बहुत ज़्यादा संख्या में होंगी, मोर लीव्स होंगी,
ठीक है, तो 2 लक्षण हो गए। मल्टीपल टिलर्स, बहुसंख्या तल शाखाएं। शाखाएं या टिलर्स का क्या मतलब होता है, जैसे हम लोग एक बीज को उगाते हैं तो उस बीज से सिर्फ एक ही पौधा नहीं बनता है, बल्कि एक की जगह 3 या 4 पौधे बनते हैं एक बीज से। तो उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, टिलर्स बोल देते हैं। तो 3 या 4 टिलर्स बनते हैं, ठीक है। तो टिलर्स की संख्या ज़्यादा होगी तो जो लीव्स हैं वो छोटे साइज की होंगी, पत्तियां जो है वो छोटे साइज की होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं ये जो लक्षण है। लार्ज ग्रेन्स, बड़े आकार के दाने, है ना। अगर दाने ज़्यादा संख्या में होंगे, बड़े आकार के होंगे, लार्ज साइज के होंगे, तो प्रति बाली या पर ईयर जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है या दानों की संख्या है वो कम होगी। तो ये दोनों के दोनों लक्षण एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हैं। उसके बाद है छोटे ध्वज पर्ण, स्मॉल फ्लैग लीव्स, है ना। फ्लैग लीफ क्या होता है, ऐसा पर्ण या ऐसी लीफ जिसके कक्ष से पुष्पक्रम विकसित होता है या इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, क्या कहलाती है, ध्वजपर्ण या फ्लैग लीफ कहलाती है। तो फ्लैग लीफ छोटे होंगे, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और लक्षण है उच्च प्रकाश संश्लेषण दर, हाई फोटोसिंथेसिस रेट। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो उच्च होगी इनके अंदर। इसके बाद इसमें दे रखा है लार्ज गार्ड सेल्स, बड़े रंध्र द्वारक। जो रंध्र होते हैं या स्टोमाटा होते हैं पत्ती के ऊपर, है ना, उनके अंदर द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। अगर गार्ड सेल्स का आकार या साइज बड़ा है तो रंध्रों की संख्या या स्टोमाटा की संख्या क्या होगी, कम होगी, है ना। तो डेंसिटी या सघनता जो है रंध्रों की या स्टोमाटा की वो कम होती है। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट या लक्षण एक दूसरे के साथ एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है शरद काल में तेज वृद्धि, फास्ट ग्रोथ इन ऑटम सीजन, ठीक है। ऑटम सीजन यानी इसको पतझड़ बोल देते हैं हम लोग, या शरद काल भी बोल देते हैं। तो ग्रोथ रेट जो है अगर क्रॉप के अंदर ज़्यादा हो रही है तो इस फसल के अंदर या इन पौधों के अंदर जो विंटर हार्डनेस है या शीत दृढ़ता है वो एब्सेंट होगी, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, डाउन है, तो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या पौधा जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। उसके बाद जौ में अलग से दे रखा है बार्ले के अंदर जो सीडलिंग विगर है ना, लो सीडलिंग विगर या निम्न पौध ओज बोल देते हैं इसको, ठीक है। जो प्लांट है वो उसका जो हेल्दीनेस है या वो कम स्वस्थ होगा, है ना। उसके अंदर जो स्टेम है उसकी मोटाई कम होगी, लीव्स जो है पत्तियां जो है उसकी चौड़ाई कम होगी, तो विगर कम होती है या ओज कम होती है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक लक्षण कौन सा है अभी, देरी से पकना, लेट मैचुरेशन। अगर ऐसा होता है तो मैचुरेशन जो है इस क्रॉप का या फसल का वो देरी से होगा। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट या लक्षण आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित है। लॉन्ग प्लांट्स, लंबे पौधे, है ना। पौधों के अंदर लंबेपन का जीन होता है, ये आपको पता ही है ना, लंबापन और बौनापन जिसको नियंत्रित करते हैं। तो अगर पौधे लंबे हैं तो हार्वेस्ट इंडेक्स जो होगा या सस्य सूचकांक जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रासेस की बात कर लेते हैं, है ना। पोएसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको घासें या ग्रासेस कहा जाता है। तो अगर इनके अंदर लार्ज गार्ड सेल्स हैं, जो रंध्र द्वारक हैं वो बड़े आकार के हैं, तो स्टोमाटा की जो डेंसिटी है या रंध्रों की जो सघनता है वो कम होगी। ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट्स एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हैं। इसके अलावा एक और आ गया है शरद काल में तेज वृद्धि, फास्ट ग्रोथ इन ऑटम सीजन। पतझड़ ऋतु के अंदर अगर ग्रोथ या वृद्धि दर जो है वो अधिक है तो विंटर हार्डनेस या शीत दृढ़ता की इसमें अनुपस्थिति होगी, यानी लो टेम्परेचर पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ट्रेट्स एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके अलावा स्मॉल लीव्स, अगर पत्तियां छोटे आकार की हैं तो इनकी जो संख्या है या नंबर है लीव्स का वो ज़्यादा होगा। तो ये दोनों ट्रेट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मक्का या मेज के अंदर एक दे रखा है निम्न पौध ओज, लो सीडलिंग विगर, ठीक है। जो ओज है या विगर है सीडलिंग्स की वो कम होगी, तो इसमें मैचुरेशन या जो पकाव है वो देरी से आएगा। ये ट्रेट पहले भी आया हुआ है। तो ये दोनों ट्रेट्स एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हैं। धान की बात कर लेते हैं, तो इसमें अगर लीव्स की थिकनेस ज़्यादा है
है ना। पत्तियां अगर इनकी मोटाई ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है या फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगी इसके अंदर। तो ये दोनों ट्रेट एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। सोयाबीन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं वो स्मॉल साइज़ की हैं या छोटे आकार की हैं, तो इनका नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ये दोनों ट्रेट एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं सोयाबीन में। उसके बाद शुगर बीट या चुकंदर की बात कर लेते हैं। तो लंबे पौधे, लॉन्ग प्लांट्स जो होते हैं या टॉल प्लांट्स बोल देते हैं, तो इनका हार्वेस्ट इंडेक्स, सस्य सूचकांक जो है वो कम होगा। तो ये दोनों ट्रेट एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित हैं। लास्ट वीट के अंदर दे रखा है इन्होंने लेक्स लीव्स या श्लथ पत्तियां जो है। और लेक्स लीव्स का क्या मतलब होता है, जो पत्तियां हैं उनका साइज छोटा होता है, नैरो होती हैं, है ना। पत्तियां कैसे होंगी, नैरो होंगी या संकरी होती हैं, इनको श्लथ पत्तियां या लेक्स लीव्स बोल देते हैं। अगर ऐसा है तो इनकी लंबाई जो है, पत्तियों की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो ये दोनों के दोनों ट्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये भी प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो आइडियोटाइप है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो डोनाल्ड ने इसको डेवलप किया था 1986 के अंदर, 1986 में। और कौन सी फसल में विकसित किया था, तो गेहूं या वीट के अंदर उसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। और ये जो आइडियोटाइप इसने दिया था वो अनुकूलतम वातावरण के लिए था, यानी अडेप्टेबल एनवायरनमेंट के लिए, यानी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय दिशाएं हैं वो फसल के लिए अनुकूलित हों। तो इस आइडियोटाइप में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं या कौन कौन से लक्षण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इसने बताया छोटा व मजबूत तना। इसका जो स्टेम है वो शॉर्ट होता है, स्मॉल साइज का होता है, और साथ में इसकी जो स्ट्रेंथ है या मजबूती है वो ज़्यादा होती है ना। ऐसा होने से क्या होगा अभी, इसमें फॉल ऑफ की जो समस्या है या गिरने की जो समस्या है वो कम हो जाती है ऐसा होने से, है ना। बौनेपन का लक्षण आ गया। दूसरा है सीधी ऊर्ध्व पत्तियां। जो लीव्स होंगी इसकी वो वर्टिकल होंगी, सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो सनलाइट है या प्रकाश की मात्रा है उसको ग्रहण कर सकें, ठीक है। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ही ज़्यादा यील्ड या उपज आएगी। तीसरा है कम संख्या में छोटी पत्तियां। जो स्मॉल साइज की लीव्स होती हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इससे जो फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण है उसकी दर प्रभावित नहीं होती है। बड़ी बालियां, जो ईयर्स हैं, है ना, या पेनिकल्स हैं, उनका साइज या आकार जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज साइज की होती हैं, जिससे जो उपज है प्रति हेक्टेयर वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट दे रखा है ऊर्ध्व बालियां, वर्टिकल ईयर्स। जो ईयर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी तो उनको ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी, है ना। उनकी लंबाई बढ़ जाएगी और लंबाई बढ़ने से जो उपज है प्रति हेक्टेयर वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद दे रखा है प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, शूकों की उपस्थिति, है ना। ऑन्स क्या होते हैं, भी आपने देखा होगा गेहूं की बाली के अंदर धागे से निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, है ना, जिनको ऑन्स या शूक बोल देते हैं। तो इनकी उपस्थिति से जो पॉलिनेशन होता है या परागण होता है उसमें हेल्प मिलती है या सहायता मिलती है, जिससे ज़्यादा संख्या में बीज बनेंगे और उपज बढ़ जाएगी। इसके अलावा आता है एकल तना, सिंगल स्टेम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब टिलर्स नहीं होंगे यहाँ पर। एक बीज को जब हम ग्रो करवाएंगे तो उससे एक ही पौधा या एक ही प्लांट बनेगा। इसका फायदा क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, सघनता कम होगी, पौधों की सघनता कम होगी तो कंपटीशन कम होगा। तो इसका मतलब जो यील्ड है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव या बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो आइडियोटाइप है या आदर्श प्रारूप है उसके लिए अगर फार्मिंग या खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस सुइटेबल होती हैं या कौन कौन सी दिशाएं उपयुक्त होती हैं। सबसे पहला है अधिक सघन बुआई, है ना। हमें ये जो आइडियोटाइप दिया गया था वीट का, वो कौन कौन सी दिशाओं के लिए, कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए दिया गया था उसकी फार्मिंग करने के लिए या उसकी खेती करने के लिए। तो सबसे पहला अधिक सघन बुआई, जो सोइंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा डेंस करनी पड़ेगी, है ना। यानी प्रति हेक्टेयर जो हम लोग सीड रेट यूज़ करेंगे, है ना, वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी हमें। दूसरा है उच्च पोषक उपलब्धता, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स देंगे वो ज़्यादा मात्रा में हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, उपयुक्त एडेप्टेबल या अनुकूलित हमें देनी है।
तीसरा है कतारों के बीच कम दूरी। जो हम लोग रोज़ के अंदर ग्रो करवाएंगे वीट को या गेहूं को, तो कतारें जो होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम हमें रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट दे रखा है सक्षम खरपतवार नियंत्रण। जो वीड कंट्रोल है वो हमें बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तभी उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी। और लास्ट दे रखा है अनुकूलतम नमी की उपलब्धता। सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, परसेंटेज जो है वो अडेप्टेबल होना चाहिए या अनुकूल होना चाहिए, है ना, तभी जो गेहूं का या वीट का आइडियोटाइप है वो अच्छी उपज या यील्ड दे सकता है। तीसरा आता है आदर्श प्रारूप प्रजनन या आइडियोटाइप ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूर्व निर्धारित स्तर तक परिवर्तन करके, है ना, पूर्व निर्धारित का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फसल के अंदर या क्रॉप वैरायटी के अंदर या किस्म के अंदर कौन कौन से परिवर्तन करने हैं या कौन कौन से उसमें चेंजेस करने हैं उसके जीनोटाइप के अंदर, जीन प्रारूप के अंदर। ठीक है, उस स्तर तक चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, और फिर फसल की जो उपज होती है प्रति हेक्टेयर, जो यील्ड होती है क्रॉप की, उसकी कैपेबिलिटी को या उसकी क्षमता को हम लोग सुधार लेते हैं या इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किसमें करते हैं, आइडियोटाइप ब्रीडिंग के अंदर करते हैं। अब यील्ड के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है ना, सीधे हम लोग वर्ण नहीं कर सकते पौधों का, उत्कृष्ट पौधों का वर्ण डायरेक्ट नहीं किया जा सकता इसमें। आइडियोटाइप ब्रीडिंग की ये खास बात होती है। इसके अंदर 4 मेन स्टेप्स होते हैं, 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले आइडियोटाइप को हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार का आदर्श प्रारूप हम लोग बनाना चाहते हैं, उसका निर्धारण करेंगे। दूसरा है आदर्श प्रारूप में शामिल लक्षणों के लिए, यानी जो भी आइडियोटाइप हम लोग बना रहे हैं उसके जो भी करैक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं या जो भी उसके लक्षण हैं, ठीक है, वो प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी उसमें उत्पन्न करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप रहेगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, म्यूटेशन के द्वारा करवाया जा सकता है, या फिर कैसे करवाया जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के द्वारा हम लोग ऐसा करवा सकते हैं। तीसरा स्टेप इसके अंदर आता है वांछनीय स्तर वाले पौधों या वंशक्रमों का वर्णन करना। ठीक है, अब ये जो भी ट्रेट्स या लक्षण हमने निर्धारित किए हैं उनकी जो क्वालिटी है वो डिजायर्ड लेवल की होनी चाहिए या वांछनीय स्तर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पौधों को या ऐसे प्लांट्स का हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं या वर्ण करते हैं। तो यहाँ पे वर्ण या सिलेक्शन तीसरा स्टेप रहता है। इन वर्ण किए गए वंशक्रमों का कई कृषि दिशाओं में मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद फिर इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं या मूल्यांकन कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर या वातावरणीय दिशाओं के अंदर। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स रहते हैं इसके अंदर। अब जो आइडियोटाइप ब्रीडिंग हम लोग करते हैं या आदर्श प्रारूप प्रजनन हम लोग करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो आइडियोटाइप ब्रीडिंग की जो प्रोग्रेस है उसको कुछ फैक्टर्स के द्वारा या कुछ कारकों के द्वारा बाधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से कारक हैं, सबसे पहला है पौधों के अंगों के आकार में सममिति की आवश्यकता। ठीक है, जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उनका जो साइज होता है उसमें सिमिट्री होनी चाहिए या सममिति होनी चाहिए। इसका मतलब वो एक ही साइज के या एक ही आकार के होनी चाहिए। ठीक है, ये आवश्यकता होती है किसके अंदर, आइडियोटाइप ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, और ऐसा जो है ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है, तो ये सबसे पहली बाधा होती है। दूसरी, पौधों के विभिन्न अंगों का एक दूसरे के लिए प्रतिपूरण, कंपेंसेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्लांट के अंदर कोई लीफ जो है ना, कुछ लीव्स कम बनी मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर, तो इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो दूसरी लीव्स के द्वारा या स्टेम के द्वारा या तने के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, और ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है। तो कंपेंसेशन जो है पौधों के अंदर वो बहुत ही कम किया जाता है, तो ये दूसरी बाधा या बैरियर होती है। तीसरी आती है बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रोपिज्म जो है, तो प्लियोट्रोपिज्म की हमें ज़रूरत पड़ती है आइडियोटाइप ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, और पौधों के अंदर बहुत ही कम ऐसे लक्षण होते हैं जो प्लियोट्रोपिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी बाधा है। उसके बाद प्रजनन में उपयोग होने वाले वंशक्रमों की निकृष्ट आनुवंशिक पृष्ठभूमि। हम लोग ब्रीडिंग के लिए जो भी
लाइंस यूज़ करते हैं, है ना, चाहे वो इनब्रेड लाइंस हों या हाइब्रिड लाइंस हों, उनका जो जेनेटिक बैकग्राउंड होता है या आनुवंशिक पृष्ठभूमि जो होती है वो सुपीरियर नहीं होती है, यानी उनके जो पूर्वज होते हैं या एंसेस्टर होते हैं वो सुपीरियर नहीं होते हैं। ठीक है, उनका सुपीरियर होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम लोग आइडियोटाइप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये फोर्थ इसके अंदर बैरियर या बाधा आती है। चलिए, अब आइडियोटाइप ब्रीडिंग के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहला ये है शरीर क्रियात्मक, यानी प्लांट फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको मापना कठिन होता है। जैसे मान लीजिए जो CO2 है ना, उसकी कितनी मात्रा एक पौधे के द्वारा अवशोषित की जाएगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसको मापना बहुत कठिन है। ठीक है, जो बीज है, दूसरा आता है जैव रासायनिक लक्षण। जैव रासायनिक का मतलब क्या है, बायोकेमिकल जो कैरेक्टर होता है, एक बीज के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा बनेगी, कितने प्रतिशत मात्रा बनेगी, इसको मापना भी कठिन होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स होते हैं, इनका मेजरमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है या कठिन होता है। तो ये सबसे पहली कठिनाई इसके अंदर आती है। दूसरा, किसी भी लक्षण का सभी दिशाओं में उपज पर प्रभाव एक समान नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी ट्रेट है या लक्षण है पौधे के अंदर, उसको हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में अगर लेकर जाते हैं, ठीक है, या हम अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करवाते हैं, तो एक जो कैरेक्टर है या एक जो ट्रेट है उसका उपज के ऊपर प्रभाव अलग अलग रहता है। एक एनवायरनमेंट के अंदर अलग प्रभाव होगा, दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर अलग प्रभाव होगा। ठीक है, तो प्रभाव समान नहीं रहता, जो इफेक्ट है वो एक समान नहीं रहता है। यही दूसरी कठिनाई इसके अंदर आती है। तीसरा है कई विशेषज्ञों को मिलकर काम करना जरूरी होता है। अब आइडियोटाइप हमें डेवलप करना है तो कोई एक पर्सन जो है वो आइडियोटाइप को डेवलप नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, और बहुत सारे चाहिए होते हैं, तब जाके हम लोग किसी एक आइडियोटाइप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये तीसरी कठिनाई रहती है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स को हम लोग एक साथ कैसे लाएंगे। उसके बाद काफ़ी अधिक समय, श्रम एवं लगन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है आइडियोटाइप को डेवलप करने में। लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और लगन की ज़रूरत पड़ती है। हमें कंसिस्टेंटली लगातार काम करना पड़ता है। अगर हम बीच में से काम छोड़ देंगे तो हमारा जो आइडियोटाइप या आदर्श प्रारूप है वो सफलतापूर्वक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ कठिनाइयाँ हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आइडियोटाइप ब्रीडिंग के अंदर आती हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।